वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल GSVJ एजुकेशन एंड काउंसलर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है मैंने। और जो नोट्स थे वो स्पेशल डिज़ाइन, यानी कि उसमें सब कुछ एक स्टूडेंट को कवर हो जाए, उस चीज़ में लगा रहा। तो और एक चीज़ और, नोट्स आपको मिलेंगे क्वालिटी वाले। दूसरी चीज़, हर चैप्टर के एंड में उसका रिवीजन, यानी कि हर संडे को SST का हर चैप्टर का, मतलब जो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा उसका रिवीजन क्लास होगी। और कुछ बोर्ड पर शायद मंगलवार या बुधवार से बोर्ड पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जुड़े। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसको भी सफल करिए। मेरा प्रयास है कि जो भी स्टूडेंट या जो भाई बहन हैं उनको बहुत मतलब एक आगे के लिए भी नींव मजबूत हो। तो मैं उसी चीज़ में लगा हूँ। नोट्स हैं वो मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किए हैं कि ये नोट्स अगर आप सेव रखोगे तो आपके भविष्य में भी बहुत काम आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, बातें होती रहेंगी। जो परेशानी है आप कमेंट करना, मैं सॉल्व करूँगा। तो हम भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म ऑफ इंडिया इन इंडिया पढ़ रहे थे। तो लगभग अपना चैप्टर समाप्ति की ओर है। इसके बाद में शायद एक वीडियो और होगा। तो हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन वो भी वापस ले लिया गया, असफल रहा। तो हमने उसमें हर वर्ग की भूमिका के बारे में पढ़ा था कि व्यवसायी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है और महिलाओं की भूमिका। तो उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, जो उनका मेन मोटो था। जैसे व्यवसायी वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन से जुड़ा, और किसान में जो जमींदार वो और बड़े किसान थे वो अपना हित साधने के लिए लगे हुए थे, लगान कम करे। और जो गरीब किसान थे वो इसलिए थे क्योंकि उनको एक तो लगान कम करना, और दूसरी चीज़ जो पट्टे पर वो ज़मीन यानी कि सीर लेके उसका किराया नहीं चुका पा रहे थे, तो इसलिए वो शामिल हुए। श्रमिक वर्ग का इसमें रोल बहुत कम रहा। जो हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस को डर था कि अगर वो श्रमिकों को मजबूती से अपने साथ मिलाएगी तो इधर उद्योगपति या जो किसान, जो जमींदार वर्ग है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो श्रमिकों ने ज़्यादा भाग नहीं लिया। लेकिन अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन कौन सी ऐसी सीमाएं थी कि जिसकी वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हो सका। कुछ मतलब सीमाएं या जो इस आंदोलन को असफल करने के जो कारक थे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे निबंधात्मक आ गया तो वो पूरे सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बारे में पूछेगा, और 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट्स हैं जो इंडेक्स में दे रखी हैं। और एक तरीका और ध्यान रखना मेरे छोटे भाई बहनों, जो चीज़ इंडेक्स में दे रखी है उसको अच्छी तरह गौर से देखना, क्योंकि वो चीज़ स्पेशल है, इसीलिए उसको बीच में से उठा के इंडेक्स में डाला है बोर्ड ने, NCERT ने। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1918 से 1919 बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते रहे। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो गिरमिटिया मजदूर। और गिरमिटिया मजदूर अगले चैप्टर में
अपने आ रहा है, वहाँ डिटेल से मैंने अर्थ बता दिया था। और बाबा रामचंद्र से एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है, वो है अवध किसान सभा का गठन। तो ये ध्यान रखना। ये इसमें 3 गिरमिटिया मजदूर तो नहीं पूछेगा, लेकिन गिरमिटिया मजदूर का अर्थ पूछ सकता है क्योंकि इंडेक्स में दे रखा है। फिर है अप्रैल 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की हड़ताल, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर है जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। फरवरी, यानी कि डेट नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी 22 फरवरी को चोरी चोरा कांड और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर है मई 1924 अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अलूरी सीताराम राजू किससे संबंधित था? जो सड़क बनाने के लिए बेगार पर मजदूरों को ले लिया जा रहा था या उनका शोषण किया जा रहा था, तो उस आंदोलन का याद करो। मैंने पहले बताया था असहयोग आंदोलन के समय, तो वो यानी कि अलग ही व्यक्तित्व होगा। वो बोले मेरे पास ये चमत्कारी शक्तियाँ हैं, गांधी जी का भक्त था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि हिंसा के बगैर भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इसको ध्यान रखना। और 2 वर्ष से जो आदिवासी आंदोलन चल रहा था वो भी मई 1924 में ख़त्म। फिर दिसंबर 1929 महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसमें मैंने समझाया था लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे लाहौर अधिवेशन मैन, इसमें फोकस किस पे था? पूर्ण स्वराज्य पर की मांग की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं से इसी में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर 1930 में अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, जो आगे आएगा। मार्च 1930 में दांडी यात्रा, नमन कानून का उल्लंघन और स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। फिर है मार्च 1931 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। फिर दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत। तो इनसे ये है, डेट बताने का मेरा ये मकसद ये है कि अगर आपके इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन आता है और उसमें ये आप डेट डालते हो तो और भी इफेक्टिव आंसर बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है इनमें से क्वेश्चन। चलो अब हम मेन जो टॉपिक था सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वो कौन सी सीमाएं थी जिसकी वजह से वो असफल रहा, यानी कि कौन कौन सी सीमाएं। तो इसमें 2 चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। एक तो दलित वर्ग का न के बराबर भाग लेना, और दूसरा मुस्लिम समुदाय का भी भाग कम या न लेने। ये 2 बड़े कारण थे। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। चलो, यानी सभी सामाजिक समूह ने स्वराज्य की अमूर्त धारणा को प्रभावित नहीं हुई है। यानी कि अमूर्त धारणा जो गांधी जी ने स्वराज्य की जो धारणा प्रस्तुत की थी वो की थी देश को आज़ाद कराने की, लेकिन हमने देखा व्यवसाय वर्ग अपने हितों के लिए काम कर रहा था। किसान जो जमींदार थे वो अपने हित, गरीब किसान थे वो अपने हित साधने में लगे हुए थे। श्रमिक वर्ग ने भाग नहीं लिया। तो ये थे, यानी कि एक समूह जो इससे अछूता रहा वो था दलित वर्ग। इसने बिल्कुल भाग नहीं लिया। और 1930 के बाद में तो दलित वर्ग या खुद को अपने आप को दलित और उत्पीड़ित समझने लगा। ये इसने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी
सवर्ण, सवर्ण का मतलब उच्च जाति वाले थे। तो कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों के कारण डरी हुई थी और उन्होंने उनके डर की वजह से इन पर, दलितों पर फोकस नहीं किया या इनसे दूर रही। फिर जब आंदोलन असफल रहा और महसूस किया कि दलित वर्ग ने भाग नहीं लिया, तो फिर महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि जब तक अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत, ये दोनों शब्द कॉमन है, कोई सा भी यूज ले सकता है। अस्पृश्यता या छुआछूत को ख़त्म किए बगैर हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि 100 सालों तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकते। तो ये ऐलान महात्मा गांधी का है। ये पूछ सकता है कि अस्पृश्यता को ख़त्म किए बिना 100 सालों तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। फिर महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए या दलितों के लिए जो काम किए, अछूतों को हरिजन, महात्मा गांधी ने कहा था कि अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया था। कैसे? हरि और जन, हरिजन की वजह से अछूतों को ईश्वर की संतान किसने बताया था? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसने बताया? महात्मा गांधी ने। और फिर महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए सत्याग्रह किया। उसका क्या उद्देश्य, क्या मोटो था? तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह इसलिए किया कि दलितों को मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। तो ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, यहाँ भी सत्याग्रह का प्रयोग किया। और दूसरी चीज, मेला ढोने वाले को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ किए। अब यहाँ शब्द है मेला ढोने वाले। मेला ढोने वाले मतलब आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो गटर में उतर कर उसकी सफाई करते हैं, समझ गए, या फिर सड़क वगैरह साफ करते हैं। लगभग अब तो स्थिति थोड़ी सुधर गई, लेकिन पहले और स्थिति बद से बदतर थी। तो महात्मा गांधी ने दलितों को मंदिर, सार्वजनिक स्थानों और कुओं, क्योंकि वो कुओं पर पानी भी नहीं ला सकते थे, तालाबों को मतलब वहाँ भी नहीं जा सकते, सार्वजनिक स्थानों पर ये निषेध था, मंदिरों में तो वो जा ही नहीं सकते थे। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। और फिर मेला ढोने वालों के लिए भी उन्होंने खुद शौचालय साफ किया ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। ये सब महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि जब तक दलितों यानी कि सभी समुदाय, सभी वर्गों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि हर जो भी आंदोलन हुआ या जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें हर वर्ग का अपना अपना मोटो होता है, या उसमें कुछ नेता होते हैं जो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन बहुत से दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग, यानी कि कुछ नेता थे दलित वर्ग के जो अपनी समस्याओं को राजनीतिक ढंग से हल करना चाहते थे। यानी कि जैसे उनका मेन मतलब लक्ष्य था, यानी कि कुछ ऐसे थे जो इस समस्या को राजनीतिक स्तर पर हल करना चाहते थे। कुछ नेता हर जगह होते हैं, हर जगह या हर आंदोलन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नेता होते हैं, ये भी थे। तो ये जो महात्मा गांधी सोच रहे थे उससे अलग सोच रहे थे। ये
राजनीतिक ढंग से कुछ ठोस हल निकलवाना चाहते थे, जिनमें पहला था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। जो अभी आरक्षण चल रहा है सेम वो आरक्षण की आवाज़ इन्होंने उठाई। दूसरा था निर्वाचन, क्योंकि उस टाइम चुनाव, जो प्रांतीय विधायकी परिषद के चुनाव हो रहे थे, तो अलग से निर्वाचन की बात की कि जहाँ पे दलित बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित हो, उनका अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो। जैसे आज हम देखते हैं कि रिजर्व सीटें आती हैं चुनावों में, ये जनरल के लिए रिजर्व है, ये ओबीसी के लिए रिजर्व है, ये एसटी एससी के लिए रिजर्व है। रिजर्व सीटें आती हैं तो कुछ स्थान रिजर्व भी रहते हैं कैटेगरी के लिए, तो उस हिसाब से ये अलग आरक्षण है या अलग चुनावों की मांग कर रहे थे कि उस क्षेत्र में सिर्फ दलित ही चुनाव लड़े। तो ये दो चीज़ें उन्होंने की कि एक तो आरक्षण की व्यवस्था हो शिक्षण संस्थाओं में, एक चुनावों में अलग से व्यवस्था हो। तो इनका मानना था जो सामाजिक अपंगता है, यानी कि समाज में इनको जो स्थान नहीं मिला, वो स्थान इनको राजनीतिक ढंग से या चुनावों के माध्यम से या राजनीतिक में अगर सशक्त होंगे तो ही मिल सकता है। तो इस कारण सविनय के आंदोलन में दलितों की भूमिका न के बराबर थी। फिर है दलितों के लिए काम किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दलित वर्ग एसोसिएशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है या फिर वन लाइनर में भी आ सकता है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। देखो, किसी भी चीज़ की स्थापना या कुछ होता है, पहली चीज़ कब, किसने की, क्यों की, यानी कि तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कब, क्यों और किसने। तो इसमें दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1930 में। किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों की? क्या उद्देश्य था उनका? तो दलितों को संगठित करने के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। फिर उन्होंने स्थापना की, उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, याद करो, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ भी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, तो जब वो सम्मेलन में गए तो उनके बीच बहस हुई। तो बहस क्यों हुई, क्या कारण था कि अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में बहस हुई? तो उसका मेन कारण था अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर। तो ये ध्यान रखना कि गांधी जी और अम्बेडकर जी में जो बहस हुई वो किस कारण हुई? अलग निर्वाचन क्षेत्र के बारे, जो वो पहले से मांग कर रहे थे कि भाई दलितों के लिए अलग से निर्वाचित क्षेत्र हो। परिणाम, जो ये बहस हुई, जो अलग निर्वाचन क्षेत्र था, तो इसका परिणाम क्या निकला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की बात मान ली। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका एक ही मेन मकसद था, फूट डालो और राज करो। क्या मकसद था? फूट डालो और राज करो। तो वो इजी वे में, या मतलब इस बात पे जल्दी एग्री हो गई, क्योंकि वो मतलब इस वर्ग को आंदोलनों से दूर रखना, या फिर ये वर्ग कांग्रेस के साथ न हो, तो और उन्होंने इस बात को मान लिया। फिर परिणाम, फिर महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अब इसमें ये देखते हैं कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन क्यों किया। पहले बहस हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की बात मान ली, अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात मान ली। फिर महात्मा गांधी का आमरण अनशन, क्योंकि गांधी जी का तो एक ही था
या तो सत्याग्रह या चलते आमरण अनशन। तो यहाँ भी उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्यों किया? मेन चीज ये है क्यों किया। क्योंकि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र से समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था कि अगर दलितों के लिए अलग से अगर निर्वाचन की व्यवस्था हो गई तो जो राष्ट्र को एकजुट करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। यानी कि जो सविनय के आंदोलन असफल होने के बाद जो गांधी जी चाहते थे कि सभी समुदाय सभी वर्ग एक साथ एकजुट होंगे तो ही स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इससे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट दलितों को अलग करना चाहती थी। तो फिर क्या परिणाम हुआ आमरण अनशन का? तब परिणाम था गांधी जी की बात को अम्बेडकर ने मान लिया। यानी कि गांधी जी जो चाहते थे, यानी कि जो अम्बेडकर, यानी कि दोनों की मंशा पूरी हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अलग से क्षेत्र बनाना चाहती थी दलितों के लिए वो फेल हो गया। तो यहाँ पर एक समझौता होता है। जैसे हमने देखा था 5 मार्च 1931 को किनके मध्य हुआ था? गांधी इरविन समझौता। वो उसकी डेट ध्यान में रखना। यहाँ भी जो समझौता होता है बहुत फेमस समझौता है और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में। यानी कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इसको रट लेना। पूना पैक्ट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा पूछता ही है, इस चैप्टर से पूछेगा। ये गांधी इरविन समझौता पूछ ले, पूना पैक्ट वाला पूछ ले, और असहयोग आंदोलन किस वजह से स्थगित हुआ था, सविनय के आंदोलन में ये पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पूना पैक्ट समझौता हुआ तो उसमें क्या हुआ? दमित वर्ग, यानी कि जो दलित वर्ग, जिसको दमित वर्ग बोला गया, बाद में इसको अनुसूचित जाति का नाम दिया गया जो वर्तमान में प्रचलित है। यानी कि दमित वर्ग को बाद में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया के लिए प्रांतों और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। कहने का मतलब इतना था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ कि जो प्रांतीय और केंद्रीय परिषदें थीं वहाँ पे उनको रिजर्वेशन कोटा मिल गया कि रिजर्वेशन यहाँ पे ये सीटों पर दलित ही चुनाव लड़ेंगे। जो आज जो बात जैसे आज भी आते हैं ना सीटें, कहीं जनरल के लिए रिजर्व होती है, कहीं पे कोई भी कास्ट लड़ जनरल वाली में तो कोई भी कास्ट लड़ सकती है, लेकिन कहीं ओबीसी के लिए रिजर्व होती है, कहीं एसटी एससी के लिए रिजर्व होती है। तो वो उनको दोनों जगह प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में दोनों जगह सीटें रिजर्व कर दी गई। उनके लिए मतदान सामान्य क्षेत्रों में से ही होगा। मैन जो समझौते कि मैन हेडिंग या इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि मतदान सामान्य क्षेत्रों में ही होगा। रिजर्व रहेगी लेकिन वो सामान्य क्षेत्र में ही होगा। कोई विशिष्ट ये नहीं होगा कि ये विशिष्ट उनके लिए है। उनको सीटें, जितनी सीटें थी उनमें से कुछ % उनको आवंटित कर दी, भाई यहाँ इतनी सीटों में से इतने सीटों पर दलित चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होगा, कोई विशिष्ट अलग से नहीं होगा। तो ये चीज़ देख ली, बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हमने देखा पहला जो मेन कारण था सीमाओं का, जो असहयोग आंदोलन की क्या सीमाएं थी जिसकी वजह से ऐसा पल रहा। पहला था दलित वर्ग। तो इसमें पूरा सारांश अलग अलग हिसाब से मैंने समझा दिया। इसके अंदर जो बातें थी, पहली पूना पैक्ट, मतलब पूना पैक्ट एक तो इम्पोर्टेंट है, और फिर दूसरी चीज़ महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यों के लिए किए गए कार्य, जैसे उन्होंने अस्पृश्यता के अंत के लिए दलितों के लिए कार्य किया, आमरण मतलब हरिजनों को ईश्वर की संतान बताया, सत्याग्रह किया, मतलब इस वर्ग के लिए उन्होंने पहले सत्याग्रह किया, बाद में आमरण अनशन किया। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें थी। दलित एसोसिएशन वर्ग की स्थापना 1930 में। तो ये था पहला। अब अगला जो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा फिर देखना भी वो, तो एक पॉइंट और है इसमें, वो है मुस्लिम राजनीतिक संगठन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हम कल देखेंगे, कल संडे है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब अच्छी तरह इसको हम कल ख़त्म करेंगे जो इसकी सीमाएं थी। और दोस्तों, नोट्स अच्छी क्वालिटी के, शानदार, आपको भविष्य में भी काम आने वाले हैं। और कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट करके बताना। यूट्यूब को अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करना। आप ये मत सोचना कि सिर्फ मैं बोल के ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती है समझाने में। जैसे कि नोट्स कैसे बनाते, अगर आज आपने नोट्स बनाने की आदत डाल ली अभी से, तो भविष्य में इसके बहुत बेनिफिट होंगे। तो बोर्ड पर भी मुझे आसानी होगी कि नोट्स किस हिसाब से बनाए जाते हैं। अब जैसे मैंने जैसे आप एक चीज़ समझो, दलित वर्ग एसोसिएशन, तो उसमें क्या है, उसी के नीचे लिखो कब स्थापना 1930, फिर किसने की, भीमराव अम्बेडकर, फिर क्यों की, इसके पीछे का कारण। तो ये एक नोट्स बनाने की है। तो मैं जल्दी बोर्ड पर भी आऊँगा, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। 95% से अबव लाना हमारा लक्ष्य है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करो, ताकि उनका रिवीजन हो जाए, कुछ और भी सीखने को मिले। ओके, धन्यवाद।